देखो शालिनी, मैंने साड़ी की फॉल लगा दी है और मैंने सूट की अच्छे से तुरपाई भी कर दी है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों की वजह से मेरा दर्जी का काम कितनी जल्दी हो जाता है, वरना अकेले ये सब कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बातें बाद में कर लेना, ये लो जल्दी से नींबू पानी पी लो। बाजार में तो नींबू के भाव चांदी के भाव जितने चल रहे हैं, तो तुमने ये नींबू पानी कैसे बनाया? वो पड़ोस वाली काकी है ना, उनकी नौकरानी आज नहीं आई थी, तो मैंने उनके घर के थोड़े बहुत काम कर दिए थे, इसलिए उन्होंने पैसों के बदले मुझे ये नींबू दे दिए। ये भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखाता है। हम गरीबों को गर्मी के मौसम में नींबू पानी पीने के लिए भी हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अदिति की बात सुन बाकी बहुएं उदास हो जाती हैं। शालिनी इन सभी बहू में से सबसे बड़ी बहू थी, जो दर्जी का काम करती थी। वहीं बाकी घर संभालने के साथ साथ शालिनी के दर्जी के काम में मदद भी किया करती थी। इन पांचों के पति सड़कों पर झाड़ू और मजदूरी करने का काम करते थे, जिससे यह मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही खा पाते थे। अरे वाह शीला, तुमने तो अपने घर का हुलिया ही बदल दिया। कितना सुंदर लग रहा है तुम्हारा घर। वो तो अच्छा लगेगा ही ना, पूरे 1 लाख रुपए जो लगाए हैं घर के रेनोवेशन और पेंट में। वैसे मेरे ख्याल से तुम पांचों को भी अपनी ये बाबा आदम के जमाने की गुफा को रेनोवेट करवाना चाहिए। न जाने इतनी गर्मी में तुम लोग इस गुफा जैसे घर में कैसे रहते हो। खिड़की दरवाजे तो ऐसे हैं कि अगर किसी का हाथ लग गया तो वहीं टूटकर गिर जाएंगे। पांचों बहू की घर की बेइज्जती करके घमंड दिखाते हुए शीला अपने घर के अंदर चली जाती है। अपने घर की इतनी बेइज्जती होता देख पांचों बहुओं को ही काफी दुख होता है। अरे बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है कि धरती लोक पर नहीं बल्कि सूर्य ग्रह पर पहुंच गया हूँ। कितनी गर्मी है। इतनी गर्मी में गुफा में सोओगे तो गर्मी नहीं तो क्या ठंड लगेगी? क्या गुफा? और नहीं तो क्या, ये गुफा क्या आप लोगों को घर दिखाई देती है? शादी को इतना समय हो गया है, लेकिन हम एक ढंग के किराए के मकान में भी नहीं रह सके। कभी कभी तो लगता है इस गुफा जैसे घर को छोड़कर जंगलों में चले जाऊं और वहीं रहूं। याशिका की बातें सुन सभी लोगों को इस बात का एहसास तो होता है, लेकिन अपनी गरीबी और लाचारी देखते हुए वो कुछ नहीं कहते और ऐसी गरीबी में उनके दिन बीतने लगते हैं। अमृता, अगर तुम ना होती तो इतनी गर्मी में हमें ये ठंडा पानी पीना भी नसीब नहीं होता। जमीन ठंडी रहती है ना, इसलिए मैंने पानी के मटके रखना शुरू कर दिया था, ताकि कड़ी से कड़ी गर्मी में भी हमें ठंडा पानी मिल सके। कल रात थोड़ी बहुत चैन की नींद नसीब हुई थी। वैसे ये कपड़ा गीला कर ओढ़ कर सोने का आइडिया सच में कमाल का निकला। अब तो मैं रोज ऐसे ही सोऊंगी। पांचों बहुएं हमेशा अपने ऐसे छोटे मोटे जुगाड़ से गर्मी से थोड़ा बहुत बैक लिया करती थी। शालिनी देखो ना, मेरी साड़ी फिर से फट गई, इसे सिल दो। कितनी बार एक ही साड़ी को बार बार सिलकर पहनेंगे? जब से शादी हुई है तब से लेकर आज तक एक भी साड़ी नहीं पहनी है। वही 2-3 साड़ियों को सिल कर ही पहन रहे हैं। अदिति इतना बोल ही रही होती है कि तभी उन्हें बाहर से साड़ी वाले की आवाज आती है, जिसे सुन पांचों बहुएं जैसे ही बाहर आती हैं। अरे भाई साहब, ये नीली वाली साड़ी दिखाइए। अरे बहन जी, आप लोग वहाँ क्यों खड़ी हैं? देखिए, मेरे पास एक से बढ़कर एक साड़ियाँ हैं, बनारसी, सूती, लखनवी, जरी वाली। बताइए कौन सी साड़ी दिखाऊं? अरे भाई साहब जी, आप किन से साड़ी लेने के लिए पूछ रहे हैं जो एक ही फटी हुई साड़ी को सिल कर पहनती हैं? इनकी एक सूती की साड़ी लेने की तो औकात नहीं है। ये क्या ही महंगी साड़ियां लेंगे। अपनी पड़ोसन मोना और अलीशा को अपनी इतनी बेइज्जती करता देख पांचों बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सीधा घर के अंदर चली जाती हैं। पांचों बहुएं इस गर्मी और गरीबी से परेशान हो चुकी थीं। पांचों बहुएं आंगन में बैठ एक दिन झाड़ू बर्तन कपड़े कर रही होती हैं कि तभी अचानक जोरों से हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। लगता है बहुत जोरों से तूफान आने वाला है। चलो जल्दी घर के अंदर चलते हैं। पांचों बहुएं जैसे ही घर के अंदर जाने लगती हैं कि तभी तेज आंधी की वजह से उनके घर की छत उड़ जाती है और साथ ही साथ उनके घर की दीवारें भी टूटकर बिखर जाती हैं। हे भगवान, ये तूफान गांव में नहीं बल्कि हमारी जिंदगी में आया। अब हम लोग कहाँ रहेंगे? अपने घर के टूट जाने की वजह से पांचों बहुएं बहुत रोती हैं। शाम होते ही इन सब के पति घर आते हैं और ये सब नजारा देख उन्हें भी काफी दुख होता है, जिसके बाद अब वो सभी सिर छुपाने के लिए जंगल की तरफ बढ़ते हैं और एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर अपनी रात वहीं गुजार लेते हैं। जहां ये सभी लोग रहते थे वहां पर एक बड़ी सी नदी भी बनी हुई थी, जो तूफान की वजह से काफी गंदी हो गई थी, जिसे देख पांचों उस नदी की सफाई करते हैं और ऐसे ही उनके कई दिन गुजर जाते हैं। कभी कभी तो मन करता है इसी नदी के अंदर कूदकर जान दे दूं, कम से कम इन चीजों से छुटकारा तो मिलेगा। अमृता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जिंदगी का तो नाम ही संघर्ष है। हम लोग ऐसे हार नहीं मान सकते।
शालिनी की बात सुन नदी किनारे बैठी सभी बहुओं की आंखों में आंसू आते हैं। तभी उनके आंसू नदी के अंदर जा गिरते हैं। उनके आंसू जैसे ही नदी के अंदर जाते हैं तो नदी के अंदर एक सुनहरी रोशनी चमकती है और देखते ही देखते उनके सामने नदी की रानी बाहर आती है। कौन हो तुम? मेरा नाम नंदिनी है और मैं इस नदी की रानी हूँ। तुम पांचों ने मेरी नदी को साफ किया, यहाँ आसपास सफाई रखी और आज तुम लोग बैठकर ऐसे रो रहे हो। बताओ तुम लोग क्यों रो रहे हो? उस रानी की बात सुन सारी बहुएं उसे सारी बात बताती हैं, जिसे सुन वो रानी पांचों बहू को अपने साथ नदी के अंदर ले जाती है। उस नदी के अंदर की जमीन, मछली घर सब कुछ घास का बना हुआ था। ये सब देख पांचों बहुएं बहुत हैरान होती हैं। ये सब हकीकत है या कोई सपना? ये सपना नहीं, हकीकत है। ये घास जादुई घास है जिसकी मदद से तुम लोग कुछ भी बना सकते हो और वो चीज बिल्कुल असली चीज की तरह ही काम करेगी। तुम लोग चाहो तो यहाँ से ढेर सारी जादुई घास ले जा सकते हो। नदी की रानी आपका बहुत बहुत। पांचों बहुएं उस जादुई नदी के अंदर से ढेर सारी जादुई घास लेकर आती हैं और सबसे पहले उन जादुई घास से अपना घर बनाने लगती हैं। क्या इस घास से हम लोगों का घर बन पाएगा? ये मामूली नहीं जादुई घास है। नदी की रानी ने कहा था कि इस घास से बनी हुई सभी चीज असली चीजों की तरह ही काम करती है। क्या पता ये घास का घर भी हमारा असली घर हो। पांचों बहुएं कुछ घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा सा घास का घर तैयार कर देती हैं, जिसमें वो पांचों अलग अलग कमरे भी बनाती हैं। साथ ही साथ वो बाथरूम और रसोई घर भी बनाती हैं, जिसमें घास का चूल्हा, घास के बर्तन और कमरों में घास का पलंग, कुर्सी। जादुई घास होने की वजह से सारी चीज असली चीजों की तरह बिल्कुल मजबूत हो चुकी थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम लोग अपने घर के अंदर खड़े हैं, वो भी एक ऐसा घर जो असली घर से भी ज्यादा मजबूत और अच्छा हो। अब तो हम यहाँ आराम से रहेंगे। जादुई घास होने की वजह से हमारा ये घास का घर भी कितना ठंडा है। अब तो यहाँ हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। पांचों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ आराम से घर में रहती हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सच में अब तो हद हो गई है। मन कर रहा है ये बची कुची साड़ी ले जाकर फेंक दूं। क्या हुआ अदिति, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा ना करूं तो खुशी के मारे नाचूं। उस दिन तुमसे साड़ी सिलवाई थी, देखो आज फिर से ये साड़ी फट गई। अदिति की बात सुन शालिनी के मन में एक ख्याल आता है, जिसके बाद शालिनी दोबारा उस जादुई नदी के अंदर जाती है और वहां से ढेर सारी जादुई घास लेकर आती है और अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर कुछ घंटे के अंदर ही घास की बनी हुई 5 साड़ियां तैयार कर देती है। साड़ियों के बॉर्डर पर वो तरह तरह के फूल भी लगाती है, जिसके बाद अब जैसे ही पांचों बहुएं उस घास की साड़ियों को पहनती हैं, इस घास की साड़ी को पहनकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे मैंने रुई की साड़ी पहन रखी हो। अब इन घास की साड़ियों में हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी और हम आराम से रहेंगे। पांचों बहुएं उस घास की साड़ियों को पहनकर काफी खुश होती हैं। जिस तूफान से इन पांचों का घर टूटा था, उस तूफान में गांव में और भी कई लोग थे जो बेघर हो गए थे। ये सब देख पांचों बहुएं उन लोगों के लिए जादुई घास से घर बनाती हैं। अरे आप लोग तो हमारे लिए देवी हो। जो चीज सरकार और अमीर लोग न कर सके वो आपने कर दिया। आपका एहसान हम कैसे चुकाएंगे? जादुई घास के घर बनाने के साथ साथ पांचों बहुएं गरीब औरतों के लिए घास की साड़ियां भी बनाती हैं, जिन्हें वो काफी सस्ते दामों में बेचती हैं। बरसों से सपना था कि सूती की साड़ी लूंगी, लेकिन हमेशा पैसों की कमी की वजह से ना ले सकी। लेकिन आज आपकी वजह से मैं रुई जैसी मुलायम साड़ी पहन सकूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरतमंदों की मदद कर पांचों बहू काफी खुश थीं। वो घास की साड़ी बेचकर थोड़े बहुत पैसे भी कमा लिए थे, जिनको अब वो बुटीक में लगाती हैं और बुटीक खोलती हैं। घास की तरह तरह की ड्रेस बनाकर बेचती हैं और अब उन सब के पति अपना खुद का काम शुरू कर देते हैं, जिससे अब धीरे धीरे उनकी जिंदगी सही राह पर आने लगती है।